नमस्कार साथियों, आप सबका स्प्रिंग बोर्ड के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अपने उद्बोधन की शुरुआत आचार्य रविंद्रनाथ टैगोर के इस वक्तव्य से करूंगा जो उन्होंने ताजमहल के लिए लिखा था कि ताजमहल मोहब्बत की आंख से टपका वो आंसू है जो जमाने के गाल पर ठहर सा गया है। आज सर्दी की इस दोपहरी में हमारा जो सेशन है वो स्प्रिंग बोर्ड के इस प्लेटफॉर्म पर मैं चाहता हूं कि उस खूबसूरती के साथ में ठहर जाए जो एक नए आयाम आपके करियर के लिए भी खोले। बड़ा अच्छा लग रहा था जब मैं बाहर दिलीप सर का उद्बोधन सुन रहा था ऑनलाइन। नए दीवानों को देखो तो बड़ा अच्छा लगता है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे मैदानों में। ग्रेजुएशन के जस्ट बाद में 2006 में मेरा ग्रेजुएशन था, 2007 में मैंने स्प्रिंग बोर्ड ज्वाइन कर लिया था। बहुत सारी गलत बातें जो मार्केट में सुनते हैं, सिलेक्शन नहीं होते हैं, आरएस का एग्जाम बहुत टफ है। मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट जिसकी पहले 12वीं में सप्लीमेंट्री आ रखी हो उसके लिए और मुश्किल हो जाता है कि आप इतना बड़ा लक्ष्य रखें या न रखें। ऐसे में स्प्रिंग बोर्ड एक तारक के रूप में, एक ब्रह्म अवतार के रूप में हमारे जीवन में आया और आरएस के पहले प्रयास में इंटरव्यू दिया था और दूसरे प्रयास में 2008 के बैच में मेरा 8th रैंक पर सिलेक्शन हो गया था। मित्रों, ये थोड़ा जो समय है कोविड का, अभी अमन ने एक संघर्षरत फेस किया है। सरकार के स्तर पर हम लोग जो सिस्टम का पार्ट हैं उन्होंने भी, और विद्यार्थी के रूप में आप लोगों ने और ज़्यादा इसलिए क्योंकि स्टूडेंट के जीवन में 6 महीने 9 महीने साल भर क्या होते हैं, और वैसे विद्यार्थी जो अपना कैरियर बनाने के लिए तत्पर हों उनके लिए क्या होते हैं, ये संघर्ष आपने हमसे भी ज़्यादा किया है। इस समय की कीमत केवल और केवल आपके प्रयासों से ही वापस चुकाई जा सकती है। संघर्ष किसके जीवन में नहीं आता। याद आते हैं रामधारी सिंह दिनकर, जब वो लिखते हैं पांडवों के बारे में कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न हमेशा सोता है, देखें आगे क्या होता है। आपका भी सौभाग्य हमेशा के लिए नहीं सोया है। यह 6-8 महीने चुरा लेने से, 6-8 महीने का विघ्न आने से कोई बहुत ज्यादा निर्णायक फर्क नहीं पड़ता। क्यों? एक हिंदी की कहावत है कि अंडे चुरा लेने से मुर्गी बाज नहीं हो जाती। आपके समय की शुरुआत अब होती है। आज इस सुबह जब हम इस बड़े मिशन पर आपके करियर की लाइन तय करने वाले हैं तो मैं आपको इस बात की बधाई देता हूं कि आपने एक ऐसा करियर विकल्प के रूप में चुना है। क्योंकि मैं सेलेक्ट होने से पहले जो अवधारणा रखता था, पिछले 10 साल की सेवा में और ज्यादा मुखर हुई है कि आपने कैरियर विकल्प के रूप में वाकई में एक संघर्ष, लेकिन चुनौती, लेकिन बहुत ही नेक कार्य को चुना है। आप आईआईटी करके इंजीनियर बन सकते थे, एमबीबीएस करके डॉक्टर बन सकते थे, लेकिन आप एसडीएम बनने के रूप में, एक आरएएस अधिकारी बनने के रूप में आपने एक अनगिनत स्कोप के दरवाजे को नॉक किया है। आपको राजस्थान के हर जिले में कार्य करने का सौभाग्य मिलेगा, आपको राजस्थान के हर एक विभाग में कार्य करने का सौभाग्य मिलेगा। और तो और मैं ये कहूं कि अक्सर हम ये देखते आए थे कि एक आरएएस अधिकारी, एक एसडीएम, एक बीडीओ, एक तहसीलदार, एक डीवाईएसपी, इनकी विध्वंसात्मक शक्तियों की अपन बात न करें कि कितने अतिक्रमण हटा सकता है, कितनी जमीनों को खाली करवा सकता है। सृजनात्मक शक्तियों की तरह देखें तो कितने लोगों का जीवन आप बदल सकते हैं। कितने लोग आपके दफ्तर और घर के बाहर इस उम्मीद में खड़े रहते हैं कि यदि एसडीएम साहब की नजर मेरे कागज पर पड़ जाए तो न जाने मेरा जीवन किस तरह से बदल सकता है। और 8-10 साल की नौकरी में हमने महसूस किया है कि हमारे ऐसे साथी जो बहुत शिद्दत के साथ में, जिस शिद्दत से आप लोग तैयारी करते हैं, उस शिद्दत के साथ में जिन्होंने नौकरी करी है, हर एक के दर्द को समझा है, उन्होंने वाकई में ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस लाए हैं जिससे कि आप जैसे युवा निश्चित तौर पर प्रेरित होने चाहिए कि इस प्रतिष्ठित सेवा का हम हिस्सा बने। हमारे कुछ एक साथी जो भी सुन रहे हैं और लिखने का शौक रखते हैं, उनका अखबारों में कुछ छोटा मोटा छपता है, जैसे मेरे कभी छपते थे, तो उनको हम काट के अपनी डायरी में रखते थे, फ्रेम करवा के रखते थे। आप सोचिए, आप इस सेवा का जब हिस्सा बनते हैं तो आप हमेशा अखबार की सुर्खी बनते हैं। आपका हर एक काम जिसने की कोई परिवर्तन लाया है, एक ऐसा सद्भावी प्रयास जिसने की कोई छाप छोड़ी है, वो जनता तक सीधे पहुंचता है, जनता उसे सराहती है। इससे ज्यादा खुशी की क्या बात होगी। और आप वो कटिंग्स रखना बंद कर देते हैं। आपकी पोस्टिंग, आपका सिलेक्शन, आपके ट्रांसफर्स, आपके प्रमोशन,
एवरीथिंग इन द न्यूज, तो इससे अच्छी क्या बात होगी कि आपको उन सुर्खियों का हिस्सा बनने का मौका मिलता है, क्योंकि आप काम अच्छा कर रहे हैं और जनता उसको सराहती है। उस प्रतिष्ठित सर्विस का आपने हिस्सा होने की सोची है, इतना बड़ा लक्ष्य आपने रखा है, और तो और आप यदि देश की वर्तमान परिस्थितियों पे झल्लाते हैं, सिस्टम पे सवाल खड़ा करते हैं, व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है और परिवार की भी, समाज की भी स्थिति में परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, तो इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता कि आप एक आरएस अधिकारी के रूप में आए। एक पिता के लिए इससे अच्छी क्या बात होगी कि आपका जब सिलेक्शन होता है, आपके क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित लोग, विधायक, सांसद, मंत्री आपके घर पे आके आपको उस बात की बधाई देते हैं, आपके पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये मौका कौन दे सकता है सिवाय आपके? कोई नहीं। आपको यदि वर्तमान समय में आशा करनी है, किसी से उम्मीद करनी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्वयं से करनी चाहिए। व्यवस्था से उम्मीद ना करें, क्योंकि व्यवस्था पे आप सवाल खड़ा करने के लिए अधिकृत हैं। आप सोचिए कि एक माँ होती है, उसकी आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं होती। एक बच्चा समय पे उठ जाए और समय पे खाना खा ले तो माँ के लिए काफी है, लेकिन पिता है, वो कभी भी आपकी जो परफॉर्मेंस है उससे खुश नहीं होते हैं जब तक कि आप इतना बड़ा रिजल्ट ना दें RSIS जैसा। और पिता हमेशा प्रश्न खड़े करते हैं। मैं मेरे पिताजी का बता दूं तो मैंने जब शुरुआत में एग्जाम देने स्टार्ट किए तो मेरे को पहली बार नवोदय का एग्जाम देने ले गए 5th क्लास में, और उनको भरोसा था कि मेरा हो जाएगा, लेकिन मैं फेल हुआ। तो मैंने पहला परिणाम उस समय दिया, फिर उनकी बात तो पक्की हो गई कि पढ़ता नहीं। अगला सरप्राइज मैंने 12th में सप्लीमेंट्री ला के दिया, तो उनकी बात फिर से चरितार्थ हो गई। लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी आंखों में RSIS का जो सपना था उसको बनाए रखा, मैंने भी उनका वो विश्वास बनाए रखा, और वो अक्सर हंसते और थे। एक बार जब हम बोर्डिंग हाउस में पढ़ते थे कॉलेज के दौरान, तो किसी शादी में गए, वहाँ कोई बच्चा मिला, उसको पता चला कि महेंद्र प्रताप के पिताजी हैं, तो उसने बड़ी सेवा की। वापिस आए तो अंकल से बात कर रहे थे कि वो लड़का मिला था, तो अंकल के मुंह से निकल गया कि बड़ा होशियार है, मेरिट में आया। तो काहे का होशियार है? महेंद्र को होशियार बता रहा था। तो इसका मतलब यही पहचान है उसको कि इस डफर को होशियार बता रहा है। तो उन्होंने हमेशा प्रश्न खड़े किए। हमारे मित्र हैं, बीकानेर से आते हैं, वो भी RS अधिकारी हैं। वो एक किस्सा सुनाते हैं कि पिता की क्या अपेक्षा रहती है आपसे। वो कभी कहते नहीं है, पिता होना पिता होकर ही महसूस कर पाते हैं। तो एक किस्सा सुनाते हैं कि शाम के टाइम पिताजी के साथ में वॉक कर रहा था। उनके पिता अध्यापक थे और पास में तहसीलदार जी भी वॉक कर रहे थे। तो उनके पिताजी ने एक बड़ी अच्छी चीज कही कि बेटा 2-3 साल बाद में ये भी रिटायर हो जाएंगे, मैं भी रिटायर हो जाऊंगा, हम दोनों समान हो जाएंगे, लेकिन इनको कौन लोग और कितने लोग नमस्कार करेंगे और मुझे कौन लोग और कितने लोग नमस्कार करेंगे वो तेरे रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। तू किस पद पर जाता है, तू क्या आगे अपने रास्ते चुनता है और उनको कैसे हासिल करता है, उस पर डिपेंड करेगा कि समाज में अपने लिए क्या प्रतिक्रिया है, किस तरह से वो अपने को प्रतिष्ठित बनाए। इतना बड़ा अवसर आपके पास में होता है। केवल करियर विकल्प के रूप में शायद आप टीचर बन जाएं, जैसे सर कह रहे थे, कोई भी विकल्प चुन लें तो वो हो सकता है कि आपके लिए ज्यादा इजी हो। अब चूंकि लक्ष्य आपने इतना बड़ा चुना है तो आपका हौसला भी इतना बड़ा चाहिए, और ये जंग हौसलों की ही जंग है। अक्सर मुझे लोग फोन करके पूछते थे सिलेक्शन के जस्ट बाद में अब भी कि कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। तो मैं कहता था उनको कि हौसलों की लड़ाई है, इसको किताबों के सहारे कब तक लड़ोगे। हौसला आपका इतना होना चाहिए कि आपको लगता है, अब आप संतुष्ट हैं कि नहीं मुझे करना है, मेरे लिए करना है, मेरे परिवार के लिए करना है, मेरे पिता के लिए करना है, मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए करना है, और जिस व्यवस्था से मैं संतुष्ट नहीं हूं उस व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए करना है। ऐसे लोग जो अपनी उम्मीद की किरण मुझे मानते हो, उनकी उम्मीद पूरी करने के लिए मुझे करना है। तो फिर आपका हौसला इतना ज्यादा होना चाहिए। मैं अक्सर मजाक करता हूं कि RS की तैयारी करने वाले का कॉन्फिडेंस तो इतना हो कि वो RPC चेयरमैन को सीधा खत लिखे और उसमें रामधारी सिंह दिनकर की वो पंक्तियां लिखे कि दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी भूमि तमाम, मत दो SDM मत दो, DYSP दे दो, BDO दे दो, ये भी नहीं देते हो तो फिर हम लड़ाई करेंगे, और लड़ाई करके ऐसा रिजल्ट देंगे जिसमें कि हम टॉप 10 में आने की मादा रखें। इतना हौसला एक RS की तैयारी करने वाले कैंडिडेट में होना चाहिए। हमने जो सर कह रहे थे कि अनुभव सेलेक्ट होने वालों के अलग होते हैं, कुछ भी अलग नहीं होते, पर हमने एक चीज देखी कि यदि आप ये तैयारी आरंभ करते हैं, हम 5 लोग एक मकान में रहते थे,
वो पांचों आज की तारीख में सर्विस में। कोई चमत्कार नहीं था, कोई ज़्यादा होशियार लोग नहीं थे, फेल्योर थे, किसी की 12th में सप्लीमेंट्री थी, कोई फर्स्ट ईयर में फेल हो रखा था। हमारे एक ऐसे भी साथी थे जिनकी अभी मैं बात करूंगा, तब आपके सब बहाने खत्म हो जाएंगे। पर हम पांचों सर्विस में हैं, तो ये अपने आप में कोई चांस नहीं है कि कोई लक बाई चांस सेलेक्ट हो गए हों, पर यह था कि उन सब में वो शिद्दत थी कि नहीं, हमें बनना है। हमने कभी सोने जागने में, कभी रात दिन में कभी फर्क नहीं किया, और ऐसी भी कोई भूतों वाली मेहनत नहीं की जिसके लिए आरएस की तैयारी करने वाली अक्सर एक जो मुख्य धारा है, हम तलछट वाले हैं। मुख्य धारा में ऐसा माहौल है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, 12-15 घंटे रोजाना पढ़ना पड़ता है। नहीं पढ़ना होता है, रेगुलर पढ़ना होता है, 5-7 घंटे की स्टडी करें, लेकिन वो रिलीजियसली होनी चाहिए। जैसे आप नहाते हैं वैसे, जैसे आप कोई पूजा पाठ करते हैं वैसे, लेकिन वो रेगुलरिटी है, वो आपको साल 1.5 साल में अच्छे गाइडेंस के साथ में हो जाए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अब जब हम बात अनुभव की करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके एक एक बहाने जो हम तैयारी नहीं करने के लिए ढूंढते हैं, अक्सर अपन भाग्यवादी भी हो जाते हैं कि होना होगा सिलेक्शन तो हो जाएगा। मेरा मानना है कि भाग्यवाद आपके आलस्य का आवरण होता है, आप उस आवरण की ओट लेना पसंद करते हैं। जब भी संघर्ष की बात आती है तो आप सोचते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है तो मेरी किस्मत खराब थी। मुझे जब 12th में सप्लीमेंट्री आई थी तो मैंने भी भाग्य पे ही डाला था कि पेपर तो मैं तो अच्छा ही करके आया था, हो सकता है कॉपी जांचने वाले ने गलती रखी हो। मानवीय प्रवृत्ति है। लेकिन इस भाग्यवाद से परे निकलकर जब आप वजह ढूंढने लगते हैं कि मैं क्यों तैयारी करके सेलेक्ट नहीं हो सकता, तब आपको अपनी कमियों को और जो दूसरे लोग सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने जो संघर्ष किया है उसकी तुलना करनी चाहिए। अक्सर जो आरएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी वो कहते हैं कि सर हम अत्यंत कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं, तो क्या हमारे लिए ये सही रास्ता है? क्या आर्थिक पृष्ठभूमि आपके कैरियर का जो विकल्प है उसको चुनने में कोई निर्णायक रहती है? तो हमारे कुछ मुख्य धारा के साथी वो कहते हैं कि नहीं, इकोनॉमिक कंडीशन का आपके आरएस की तैयारी से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। मैं कहता हूं कि है। यदि आपकी आर्थिक पृष्ठभूमि कमजोर है, आप सामान्य परिवार से आते हैं, पैसे के लिए संघर्षरत रहते हैं, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि आप वाकई में बहुत ज़्यादा संपन्न हैं, आराम पसंद है, तो आप पढ़ते कम हैं, सुविधाओं के उपभोगी बन जाते हैं। उसकी बजाय जब आपके पास में कम संसाधन होते हैं, जब आपको साधनों का महत्व पता होता है, तब आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये हमने यहाँ रहते हुए देखा है। और जिनको आप शायद कमज़ोर आर्थिक परिस्थितियाँ मानते हो, वो हो सकता है उतनी हो नहीं जितने हमारे साथी यहाँ से सेलेक्ट होके गए हैं। आप मानेंगे कि ओटीएस में, जहाँ पर ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल में आरएस ऑफिसर की ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे मोर और लेस 90% रूम्स में पहले बार जाने पे गीजर को सेट करने के लिए हर एक इंसान को अपने रिसेप्शन से आदमी बुलाना पड़ा था। ये सिस्टम काम कैसे करता है? तो लगभग इन परिस्थितियों के लोग ही आरएस में सेलेक्ट होकर आ रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा अच्छे घरानों के बच्चे हैं वो इस विकल्प में नहीं आ रहे, अच्छी बात है, आपके लिए कंपटीशन कम है। दूसरी बात, हमारे एक साथी जो ओटीएस में थे तो अपनी माँ से बतिया रहे थे, तो माँ यही पूछती, बेटा खाना तो अच्छा मिलता है? तो उनका एक सेंटेंस मेरे को अक्सर याद आता है कि अपनी माँ को कह रहे थे कि माँ मैं क्या बताऊँ, ऐसी ऐसी तो सब्जियाँ बनती हैं यहाँ पे जिनके मुझे नाम तक नहीं आते। हमारे कमरों में एसी लगे हुए होते हैं वहाँ पे, और एसी चलाने के लिए हिट एंड ट्रायल मोड पे कि सगला ही खटका दबा दो चाल जासी, ऐसे ऐसे अधिकारी बन के आए हैं। तो उन्होंने अपने संघर्ष को सिद्ध किया है। कोई बहुत ज़्यादा पहले से संपन्न होना ना तो कोई आवश्यकता थी और नहीं वो आवश्यकता मानी जाएगी। मैं ये कह रहा था कि कमज़ोर आर्थिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो यहाँ पर जो बच्चे तैयारी करते हैं, तो गोपालपुर तो संपन्न एरिया है। टोंक फाटक, पीछे बरकत नगर, आगे महेश नगर, जहाँ पे 1000-1200 रुपये में कमरा मिलता है, वहाँ 3-3 लोग एक कमरे में रह के, गाँव से अपना गेहूँ साथ में ला के, चक्की से पिसवा के, आशीर्वाद और लक्ष्मी भोग का आटा नहीं, केरोसिन राशन का ला के, और उस पर स्टोव पे खाना बना के 3 लड़के एक रूम में रह के हमारे साथ में सेलेक्ट होके आए थे। इन सब से तो शायद आपकी आर्थिक परिस्थितियाँ ज़्यादा अच्छी होंगी। फिर कुछ लोग बहाना लेते हैं कि साहब नहीं, हमारी तो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आरएस तो होशियार लोगों के लिए बनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके सामने जो बोल रहा है, जहाँ पे आने के लिए आप भी सोचते होंगे कि कभी मैं भी आके, क्योंकि हम लोग जब क्लास में पढ़ रहे थे दिलीप सर से, तो हमें बड़ी इच्छा होती थी कि कोई सेलेक्टेड कैंडिडेट जब हम आके गाइड करता था
तो और तो कुछ हो ना हो, लेकिन ये सोचते जब हम सेलेक्ट हो जाएंगे तब जाके कैसे बोलेंगे। तो ऐसा आप भी सोच रहे होंगे। तो मैं 12 सप्लीमेंट्री वाला स्टूडेंट हूँ। मेरी नौकरियां अब तक करीब 7-8 लग गई हैं। मेरा मानना है कि इंसान को सपने देखने चाहिए, बड़े सपने देखने चाहिए और उनमें जान डाल देनी चाहिए। लेकिन जब लोग ये कहते हैं यार बड़े भाग्यशाली हो, हर एक परीक्षा को देते हो, हर एक परीक्षा पास कर लेते हो, बिल्कुल निश्चित तौर पे आपके सफलता में आपका परिश्रम, आपकी क्षमता और आपका प्रारब्ध, ये तीनों चीजें निर्णायक होती है, बाकी सब संयोग से मिलते हैं। स्प्रिंग बोर्ड में आने से ये हुआ कि वो प्रारब्ध का हिस्सा था वो निश्चित तौर पे प्रूव हो गया कि अब तुम सही हाथों में हो। मैं अक्सर सर जो कहते हैं कि कोचिंग के बिना भी सिलेक्शन होते हैं, मेरा तो ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि स्प्रिंग बोर्ड में न आया होता और मेरे ऐसे कई साथी जो यहाँ न आए होते तो भूगोड़ों के भाव बिक गए होते। तो ये हमारा सौभाग्य था, प्रारब्ध था कि हम इस संस्थान से जुड़े और ऐसे परिणाम दे पाए। लेकिन उन 5-7 नौकरियों के पीछे का जो इतिहास है वो ये है कि मैं 18 एग्जाम में फेल हुआ। नवोदय से ही शुरू कर दिया था, एनडीए भी दिए, सीडीएस दिए, एसएससी के प्रीलिम्स, मेंस, सीपीओ के, हर तरह के ऐसे गंभीर एग्जाम। तैयारी सिर्फ आरएस की थी, लेकिन हर एक वैकेंसी आई उसमें एग्जाम देने में कोई बुराई नहीं थी। तो उनके पीछे कहानी वो भी है कि वो भी अनुभव आपको कहीं ना कहीं सिखाता है। उसके अलावा जब आप एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करते हैं तो आप लोग मेरे से बाद के जितने ही हैं, मैं 86 बोर्न हूं, तो आप कैलकुलेट कर लें, आपने अंग्रेजी काफी पहले सीखी होगी क्लासेज वाइज। हमने 6th क्लास में आके अपना अंग्रेजी में नाम लिखना सीखा। मेरा नाम थोड़ा लंबा था तो मेरे को सीखने में टाइम भी ज्यादा लगा, महेंद्र प्रताप सिंह, और तब घर वालों पे गुस्सा आता था कि इतना बड़ा नाम लिखने की कहाँ जरूरत है, राहुल लिखना सीख गया है, रमेश लिखना सीख गया है और महेंद्र प्रताप अभी पीछे चल रहा है। तो स्थिति तो ऐसी थी और हम सबके आराध्य हैं, हमारे एक मित्र हैं और उनके वो 12th में 3 बार फेल हो गए। समझ में आता है, एक बार साइंस से फेल हुए, फिर दोबारा आर्ट्स ली तब फेल हो गए, तीसरी बार आर्ट्स से फिर किया तो फिर फेल हो गए। फिर फर्स्ट ईयर में तो कोई इंसान हमारे आसपास में आज तो कोई था नहीं जो फेल हुआ हो, वो फर्स्ट ईयर में 5 बार फेल हुए। अब उनको, आप लोगों को यदि अधिकार दे दिया जाए, स्प्रिंग बोर्ड के गेट पे खड़ा कर दिया जाए तो आप उस संस्थान में ना आने दो। जैसे नालंदा के आगे गार्ड खड़ा रहता था और 4 क्वेश्चन पूछता था, तो आपको यदि कहे कि 12वीं में 3 बार फेल हूँ और फर्स्ट ईयर में 5 बार फेल हूँ, एमए प्रीवियस में भी 1 बार फेल हूँ और तैयारी आरएस की करनी है, तो आप उनको धक्के दे के बाहर निकालो घर और छोड़ के उनके माँ बाप को संभला के आओगे सर बच्चा बहक गया। लेकिन वो आए, उन्होंने पहले ही चांस में आईएएस का प्रीलिम्स क्लियर किया। उनको लेट पता चला था कि परीक्षाएं पास करने से अधिकारी बनते हैं। उनके गांव में कलेक्टर साहब आए थे और वो कोई पटवारी जी ग्राम सेवक को डांट रहे थे कि मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा, नौकरी से निकाल दूंगा, घर भेज दूंगा। उन्होंने कहा ये कौन होता है आदमी जो घर भेज सकता है नौकरी से? तो बोला सर आईएएस होता है। तो कैसे बनता है? एग्जाम से। वो आगे आते ही पहला चांस दिया, 30 साल की उम्र में आईएएस प्री का एग्जाम पास कर लिया, मेंस दिया और इंटरव्यू से चंद नंबरों से रह गए। फिर लगा अब क्या कर सकता हूँ, तो आरएस दे सकता हूँ। आरएस दिया उन्होंने, 55वीं रैंक पे उनका सिलेक्शन हुआ पहले ही चांस में। पूरे राजस्थान, भारत के राजस्थान पत्रिका अखबार ने पूरे भारत में वो न्यूज छापी कि और वो आरएस बन गया। उनसे तो आपकी मेरे हिसाब से एजुकेशनल जो प्रतिभा है आपकी उनसे अच्छी होगी। मैं मेरा ही बताऊं तो जब मैं 7th 8th में था तो उस टाइम हमारे गांव में 10वीं हुई थी। मेरा गांव बाड़मेर की गडर तहसील, जहाँ से पाकिस्तान ट्रेन जाती है, उससे भी 30 किलोमीटर आगे है। और उस टाइम जब 10th हुई थी हमारे गांव में और 2 बैच निकले थे तो उसमें शायद सभी लोग फेल हुए थे। 10वीं बोर्ड का इतना हुआ था जैसा आरएस का हुआ आपने बना रखा है, सभी फेल हुए थे। मेरे 7th में अच्छे परसेंटेज बन रहे थे तो पूरे गांव की अपेक्षा मेरे से ये थी कि बॉम सिंह जी का बेटा होशियार है, ये 10वीं पास कर जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। और मेरे से 1 साल पहले जिसके 2nd डिवीजन से जो पास हुआ था तो पूरे गांव में इस बात का गुड़ बांटा गया था कि उसने 10वीं पास कर ली। तो इन पृष्ठभूमियों में ऐसे एजुकेशनल बैकग्राउंड से आके यदि हमारा सिलेक्शन हो रहा है तो आप लोगों के चांसेस तो और ज्यादा अच्छे हैं। अभी तो 10वीं के परसेंटेज मेरे हिसाब से वो 99.9 और हमें जो बुखार आता है वो वाले हो गए, उससे ज्यादा तो कभी बुखार भी आए तो चिंताजनक बात हो जाती है। तो न तो इकोनॉमिक पृष्ठभूमि का कोई बहुत ज्यादा वैसा निर्णायक रोल है जो आपको रोक पाए, न ही एजुकेशन की जो पृष्ठभूमि है इसका भी कोई बहुत बड़ा रोल है। फिर अक्सर कहते हैं सर हम रूरल बैकग्राउंड से हैं, तो मैंने मेरा रूरल तो बता ही दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो सेलेक्ट होके ओटीएस में पहुंचे हैं, उनमें
रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स का रेशियो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अक्सर हम कहते हैं कि अकल है वो बादाम खाने से नहीं आती, वो ठोकरे खाने से आती है। तो वो लोग जो भटकते भटकते यहाँ पहुँचते हैं, अभी महीने भर पहले का एक किस्सा है, मैं बाड़मेर गया, बाड़मेर से आगे चौटन तहसील है, जो सीमावर्ती तहसील है, वहाँ से केलनौर की तरफ रोड जाती है जो एग्जैक्ट बॉर्डर से टच होती है। तो उससे पहले गांव आया कोहनिया, जयपुर से एक साथी मेरे साथ में थे, तो उन्होंने पूछा क्या तेरे बड़े जानकार है, तो इस गांव में भी किसी को जानता है क्या? हाँ मैं बिल्कुल जानता हूँ, इस गांव से बच्चा था और इसकी तैयारी के लिए आया था, फिर उसका जेलर में सिलेक्शन हो गया, शायद वो राजस्थान की सबसे छोटी उम्र का जेलर होगा। तो बोले कि यार वो जयपुर से था, तो बोला कि यार इस गांव से कोई आदमी जयपुर पहुंचता कैसे? पहुंचने में मोड ऑफ ट्रेवल तो हो सकता है ट्रेन बस लगेगा, लेकिन पहुंचता एक्चुअल में तो हौसले से है। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी टिप्पणी की गया, इस गांव से कोई आदमी जयपुर पहुंच के मालवीय नगर में जो 5 करोड़ की कोठी लेके बैठा है उसकी बैल बजा के और उससे कमरा किराए पे लेने के लिए बार्गेन करके कमरा ले लेता है, तो उसने अपनी जीत तो दर्ज करा ली। अब यदि वो कोई सिलेक्शन वगैरह देता है तो ये उसका मतलब बाई प्रोडक्ट है, बाकी इतना हौसला जिसने जुटा लिया है कि यहां से वो वहां पहुंच सकता है, तो इसका मतलब उसने मोटी मोटी जंग है वो जीत ली है। तो आप सोचिए कि उस पृष्ठभूमि से लोग आके और यहाँ पर पहुंच जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि साहब सिटिंग, मेरे से सिटिंग नहीं होती है, शुरू से मैं ऐसा स्टूडेंट रहा हूँ कि 2-3 घंटे पढ़ने के बाद मेरे से बैठा नहीं जाता है। तो वो तो आपकी टाइम के साथ में डेवलप हो जाती है, जब आपकी जील हो, जब आपकी इच्छा हो, जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो और आपको पता हो कि लड़ाई किससे है और किसके सहारे लड़नी है, सबसे बड़े योद्धा आप स्वयं हैं, तो हो जाता है। और सिटिंग की और कैपेसिटी की बात करें तो हमारे वरिष्ठ साथी हैं जो सर के अच्छे मित्र हैं, अभी अखिल भारतीय सेवा में वो सेलेक्टेड हैं, जॉइंट कमिश्नर हैं इनकम टैक्स में। उनका उदाहरण हम अक्सर सुनते हैं, जब पढ़ रहे थे तब भी सुनते आए थे कि उनका सिलेक्शन हुआ IRS IT में, और लिखने के लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। मीनवाइल उनके हाथ में कोई नर्व प्रॉब्लम हुई और उनका एक अंगूठा जो नर्व से कमांड लेनी बंद कर दी, तो वो एग्जाम में लिखें तो पेन नहीं पकड़ सकते। उन्होंने खूब चेक करवाया, एम्स गए यहाँ वहाँ सब जगह, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं हुआ। मेन से पहले उन्होंने लेफ्ट हैंड से लिखना स्टार्ट किया, पूरी की पूरी किताब लेके बैठते और लेफ्ट हैंड से लिखते, अखबार लेके बैठते पूरा लिखते, सभी आंसर उनको लिखने की कोशिश करते, और उन्होंने अगला अटेम्प्ट दिया और उन्होंने उस लेफ्ट हैंड से क्लियर किया। इससे ज़्यादा संघर्ष शायद आपको करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके दोनों हाथ से ही सलामत है। और तो और उससे भी जब अगला एग्जाम दे रहे थे तब ये भी दिक्कत आई कि उनके लेफ्ट हैंड में भी प्रॉब्लम होने लगी, और उनका कॉन्फिडेंस किस लेवल का था, हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है वो, आप भी उनसे प्रेरणा लें कि जब IRS थे और उनका कोई 179 या 189 रैंक पे दोबारा जब सिलेक्शन हुआ IPS में, तब मैं भी इमली फाटक रहता था, 2-4 बार इंस्टीट्यूट में मिला हुआ था, कहीं से नंबर लेके उनको कॉल किया कि सर आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका IPS में हुआ है। तो उनके शब्द मुझे आज भी याद आते हैं कि महेंद्र प्रताप जी, मैं आपकी बधाई आज नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा विश्वास है कि मेरा प्रॉपर IAS में होगा, इसलिए मैं IPS ज्वाइन भी नहीं करूँगा, और जब मेरा IAS में हो जाएगा तब मैं खुद फ़ोन करके आपसे बधाई लूँगा। तो 1 साल भर के लिए मैं आपकी बधाई है इसको रिजर्व रख रहा हूँ। आप सोचिए किस मिट्टी के बने हुए होंगे लोग। तो लड़ाई जो कुल मिला के है वो आपके हौसले की है, आप खुद के साथ में कितना न्याय कर पाते हैं, कितना ज़्यादा आपका समर्पण है अपने लक्ष्य के प्रति, और वो जो चीज़ें जो आपको मोटिवेट करके आगे बढ़ाती हैं उनके प्रति आपका कितना ज़्यादा समर्पण है। मैं अक्सर बात करता हूँ कि आपकी लड़ाई RPSC के साथ में होती है, RPSC कई बार बदमाशी कर लेती है। जैसे आप PUBG वगैरह गेम खेलते थे तो उसमें अक्सर वो गेम प्लान चेंज कर देता है, तो ये भगवान का भी बड़ा किस तरह से हमने बहुत करीब से ऑब्जर्व किया है कि वो संघर्ष ही रखता है कि आप जयपुर आए हैं, आपको कमरा लेने का चैलेंज है, आपने पार कर लिया, कमरा लेके आपने पढ़ना स्टार्ट किया तो खाने का चैलेंज है, वो आपने पार कर लिया, आपने बाई रख ली, वो हो गया तो सब बारिश है तो सब बारिश में पानी आपके कमरे में आएगा। तो ऐसे ऐसे चैलेंजेस वो डालता रहता है। फिर किसी को पानी सूट नहीं हुआ उसकी पीलिया हो गया, किसी की डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी उसको तैयारी छोड़नी पड़ रही है। तो ये हमने देखा है कि छोटी मोटी बातें हर एक के साथ में आई है, और उनको पार करके वो सब लोग अपना अपना टारगेट है उसको अचीव किया है। मीनवाइल फिर RPSC एक विलेन बन के आ जाती है और उस सिलेबस ही चेंज कर देती है। तो वेकल उत्साह का एक शेर याद आता है कि उधर से
हो रहे हैं हर बार हाथों में पत्थर बदल के, तो इधर भी अहले जुनून बैठे हैं सर बदल के। तो हम भी अपना नया सिर पे कफन बांध कर खड़े हो जाते थे कि आपने पैटर्न बदला है तो ये वाला पैटर्न बदल लेंगे। और मैं अक्सर कहता हूँ कि विद्यार्थी तो इतना जुनूनी होता है कि नासा का सिलेबस भी यदि आरएस में ला के डाल दिया जाए पूरा का पूरा, चारों पेपर नासा की साइंस के होंगे, तो भी हम पढ़ेंगे, तो भी हम याद करेंगे, समझेंगे, सेलेक्ट होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति जाके हम कार्य करेंगे। सर अक्सर बात करते हैं हम जब उस टाइम थे तब कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करते समय ये सोचें कि कम से कम मेरा क्या हो जाएगा, कि कम से कम मैं इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हो जाऊंगा, कम से कम मेरा तहसीलदार में हो जाएगा। तो वो जो आपका कम से कम होता है वो आपका अधिक से अधिक होता है, वो आप खुद अपनी सीमा तय कर रहे होते हैं। तो यदि आप अपना लक्ष्य तय ही करने लगें तो कम से कम अच्छा लक्ष्य तय करें। तो मुझे अक्सर कहते थे कि अपने ये नहीं सोचना है कि साहब मेरे को फर्स्ट रैंक चाहिए, कम से कम मेरा टॉप 10 में तो हो ही जाएगा, हो सकता है मेरी फर्स्ट रैंक ना आए। तो इस चीज़ ने बड़ा योगदान दिया, पढ़ते टाइम भी, सोते टाइम भी, नींद से जागते टाइम भी, कि टॉप 10 में आने के लिए उस लेवल की मेहनत चाहिए। और ये काफ़ी निर्णायक भी रहा। स्प्रिंग बोर्ड इसीलिए कह रहा हूँ कि स्प्रिंग बोर्ड ना आता शायद भूंगड़ों के भाव बिक जाते, इतने ज़्यादा समर्पित फैकल्टी हैं। अक्सर हम वो एक रामायण की कहानी नहीं सुनते हैं, सर तो अभी कह रहे थे कि कोचिंग करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, कोचिंग के बिना भी सिलेक्शन हो जाता है। और हमारे व्यक्तिगत अनुभव ऐसे हैं कि जो रामायण में सुनाते हैं कि नल और नीर राम राम लिख के और पत्थर फेंक रहे थे और वो पत्थर तैर रहे थे और पुल बन रहा था लंका के लिए। तो भगवान राम भी लेटे लेटे, भगवान राम ने भी एक पत्थर फेंक दिया और वो डूब गया। भगवान राम को बड़ी लज्जा महसूस हुई, तो उनको लगा कि किसी ने देखा तो नहीं है। तो पीछे देखा तो नल और नीर वहीं खड़े थे। तो मारवाड़ी में कहते हैं उसको अक्सर सुनाने वाले, कहीं जैसा डूब गो नहीं तैरियो। तो राम ने कहा कि हाँ तैरा तो नहीं, पर आप लोगों के कैसे तैर रहे हैं मेरा तो सब मैं किया साहब, आप रहने दो मैं तैरा दौला। तो राम ने पूछा कि भाई तैर कैसे रहे? तो सब हम आपका नाम लिख के तैरा रहे हैं, आपके नाम के साथ में तो पत्थर भी तैर सकता है, लेकिन जिसको आपने छोड़ दिया, जो आपके हाथ से गया, उसको तो डूबना पड़ेगा। तो स्प्रिंग बोर्ड हमारे लिए वैसा राम का नाम ही था कि उस राम के नाम के साथ हम तैर गए। आज लगभग राजस्थान पूरे में देखें तो 250-300 SDM RPS ऐसे होंगे जो स्प्रिंग बोर्ड फ्रेटर्निटी के। किसी काम से कॉल करते हैं, लोगों के अक्सर फ़ोन आते हैं, तो जो बोलते हैं उसको कि भाई मैं ये बोल रहा हूँ, तो आगे वाला कहता है नहीं सर मैं खुद स्प्रिंग बोर्ड से ही हूँ, बताइए सर क्या काम था। तो बड़ी खुशी की बात है, हम लोग 3-4 बार मिलते हैं। पहली बार हम तब मिलते हैं जब यहाँ आप सेमिनार के लिए आते हैं, फिर आप जब मेंस के लिए आते हैं तब मिलते हैं, फिर आप इंटरव्यू के लिए क्लास में आते हैं हम तब मिलते हैं, और चौथी बार जब OTS आते हैं तो वहाँ भी हम लोग आपस में कहीं न कहीं टकराते हैं। तो इस फ्रेटर्निटी का हम हिस्सा बन रहे हैं। और स्प्रिंग बोर्ड इसलिए जो सर कह रहे थे कि भी संस्थान सबसे श्रेष्ठ संस्थान है, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन का नंबर है, सबसे प्रतिष्ठित है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादा स्टूडेंट के साथ में आप बैठते हैं, टेस्ट देते हैं, तो आप खुद को भी अपन जज कर पाते हैं। और इतनी ज़्यादा समर्पित फैकल्टी हैं कि इस संस्थान में जो पढ़ाने वाले हमारे मित्र हैं, उनसे साल भर पहले हम बैठे थे कोरोना से पहले, तो अक्सर कोई जिक्र चला तो उन्होंने कहा कि जयपुर में हार्ले डेविडसन का शोरूम खुल गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो मैं सर खुल गया था और 2 साल में बंद भी हो गया, आपको आज पता चल रहा है। तो क्यों? तो सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक हम क्लास लेते हैं, घर जाते हैं, सो जाते हैं, संडे को पारिवारिक काम निपटाते हैं, फिर मंडे से सैटरडे वही रूटीन रहता है। तो इतनी समर्पित फैकल्टी है जिसको बाहर की दीन दुनिया में, इंडो US में क्या हो रहा है, इंडो चाइना में क्या हो रहा है, वो सब पता है, लेकिन ये नहीं पता है कि जयपुर के अंदर क्या चल रहा है। और मैनेजर है यहाँ पे जैसे, तो रात को 2:30 बजे मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कल 11:15 बजे सेमिनार है सर, कब आएंगे? 11 बजे आ जाऊंगा, पर सुबह पूछ लेता। तो सर मैं अकेला चिंता में क्यों जागूं कि आप सुबह टाइम पे पहुंचेंगे नहीं पहुंचे, सर आप भी जागो, वो 2:30 बजे तक जगने वाले यहाँ पे स्टाफ है। तो ये सब आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए मैं उन लोगों के लिए भी कुछ कहना चाहूँगा जो सीधे तैयारी में नहीं आ रहे हैं और कुछ जॉब कर लिया, जॉब छूट गया कोविड में, अलग अलग परिस्थितियों से। तो भटके हुए लोगों के लिए सिलेक्शन के, मैं जो अक्सर कहता हूँ कि RS में सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि आपको दीन दुनिया का एक्सपोजर और अच्छे से मिल गया होता है। तो उनका हमारे साथ में तो अनुभव ये रहा है कि ऐसे लोग जब भी आए हैं तो उनके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहे हैं। आप अच्छा पढ़ें, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें
और अच्छा जब पढ़ते देखते हैं तो मुगले आजम का वो डायलॉग याद आता है, जो ऐसे लोगों पे जो फेल्योर हैं पहले से खुद को मानते हैं। तो उसमें जब अनारकली को कैद से छोड़ के लाते हैं तो अकबर पूछता है, उर्दू बड़ी अच्छी जुबान है, कि कैद खाने के जालिम अंधेरों ने अब तुम्हारी आरजुओं की चमक को फीका कर दिया होगा, अनारकली क्या कहती हो? तो मुझे लगता नहीं कि कैद खाने की जालिम अंधेरों ने अनारकली के आरजू की चमक को फीका किया था, तो आपकी भी चमक फीकी नहीं हुई होगी। आप भी उसी समर्पण से लग के कर सकते हैं, और ये सही टाइम है, क्योंकि अक्सर सर कहते थे कि शांति काल की जो पढ़ाई होती है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा काम आती है। वॉर टाइम में आप अपनी जल्दबाजी में रहते हैं, हड़बड़ी में रहते हैं, उसकी बजाय शांति काल में जब आप होते हैं तब आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं, ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हैं। तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए? मेरा तो मानना है कि आज से, अभी से, क्योंकि वॉरेन बफेट का कोटेशन मैं अक्सर कोट करता हूँ। वो लिखते हैं कि मैं 11 साल का था तब मैंने शेयर मार्केट में निवेश करना आरंभ कर दिया था, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि मैंने काफ़ी देर से किया। तो अब आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। जो आपने सपने सोचे हैं, जो आपने तय किए हैं, उनको आप आज ही से बोएं। तो हम कहते हैं कि ना हमदम से निकलेगा, ना हम नशी से निकलेगा, अपने पाँव का कांटा खुद हम ही से निकलेगा। और एक और बात के साथ मैं समाप्त करूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर दिलीप सर वैसे ही देंगे। कि जब नल नीर की कथा इधर चली थी तो श्रीलंका भी पहुंची, और पता चला कि भगवान राम तो इतने बड़े हैं कि उनके नाम के पत्थर तैरते हैं। तो कॉन्फिडेंस टूटने लगा सेना का। रावण भी समुद्र के किनारे पहुंचा, और रावण ने भी एक पत्थर लिया, सबको बुलाया और कहा कि मैं भी पत्थर तैरा सकता हूँ, कोई ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, अपना संघर्ष बराबरी का है। तो रावण ने पत्थर फेंका और वो पत्थर तैर गया। तो घर पहुंचा तो मंडोदरी को पता था कि मेरा पति पत्थर नहीं तैरा सकता। तो उसने पूछा, सही बात बताओ, आपका पत्थर कैसे तैरा? तो बोला कि पत्थर पे मैंने लिखा तो कुछ नहीं, पर फेंकते टाइम मैंने उसको कहा कि तुझे भगवान राम की कसम है, अगर डूबा तो आप लोगों को भी भगवान राम की कसम है कि यदि आपने निर्धारित कर लिया है कि आपको आरएस बनना है, तो आप एक क्षण भी खराब ना करें, एक पल भी खराब ना करें, पूरी शिद्दत से उस तैयारी में जुट जाएं, ताकि आपका लक्ष्य है वो जल्द आपको मिले। और आरपीएससी कभी भी वैकेंसी निकाले तो आप उस चीज़ के लिए हमेशा के लिए तैयार रहें।